प्रभात विद्यार्थियों। विपुल ज्वाला प्रसाद जी की कहानी जगार का कल हमने सामान्य परिचय और प्राप्त किया था। साथ ही विपुल ज्वाला प्रसाद जी के लेखन की भी जानकारी प्राप्त की थी। आज इस कहानी के प्रमुख व्याख्या अंश पर चर्चा करते हैं। व्याख्या अंश मैं पढ़ रही हूँ। आकाश काले भक भूदरे बादलों से भरा रहता है। बारिश के दिन सिर पर हैं। पीपल नीमों पर बैठे मोर वर्षा के लिए क्यों क्यों के स्वागत गान गाने लगे हैं। किसान खेतों की कमाई में जुट गया है। कोई खेत जोत गोड़ रहा है, कोई खेतों से जवासा वायसूर काटने में मशगूल है, कोई खेत में घूरे की खाद डालने में तल्लीन। ये सब देख देख कर भैया भाभी के मन में भी कुछ करने की हूक उठती है, पर पुजारी वाले खेत के सिवाय और खेत उनके पास है ही नहीं। हूक यूं ही मंडरा मंडरू पिंजरे में बंद परिंदे की तरह शांत हो जाती है। मायूस निराश भैया खटिया पर लेटे खाली खाली आँखों से आकाश को ताका करते हैं। उतरा चेहरा लिए भाभी ने भी घर की रोटी पानी भैंस की खटर पटर तक ही स्वयं को सीमित कर लिया है। कल हमने इस कहानी के परिचय में ज्ञात किया था कि राजेश और उसके भाई का जो खेत है वो राजनीतिक उठापटक और शक्ति के तहत का प्रयोग करते हुए जनई द्वारा ले लिया गया है, उस पर कब्जा कर लिया गया है। किसान के लिए खेत केवल ज़मीन का टुकड़ा मात्र नहीं होता है, वह उसकी आमदनी, उसकी आजीविका का साधन भी होता है। उसकी मेहनत भी वहाँ फसल के रूप में अंकुरित होती है, पुष्पित पल्लवित होती है। प्रकृति के साथ उसका एक विशेष संवेदनशील संबंध भी होता है। इस गद्यांश में बताया जा रहा है कि आकाश काले भकबूधरे बादलों से भरा रहता है, अर्थात मौसम बीज वपन का मौसम आ गया है, समय आ गया है फसल के अंकुरित करने के लिए बीज खेत में बीज डालने का, किंतु जनई ने खेत को कब्जे में कर लिया है। अतः राजेश के भाई और भाभी के पास से खेत निकल गया है। बारिश के दिन सिर पर हैं। बारिश का समय है, चौमासा जिसे कहते हैं। किसान के लिए ये बीज वपन काल होता है। पीपल प्रकृति चित्रण करते हुए, प्रकृति के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं, पीपल नीमों पर बैठे मोर वर्षा के लिए क्यों क्यों के स्वागत गान गाने लगे हैं। प्रकृति पर लेखक की बड़ी सुंदर पकड़ है, मानो वो हमारे सामने शब्दों के माध्यम से चित्र खींच रहे हैं कि जैसे आकाश में काले भूरे बादल मंडराने लगते हैं, उन्हें देख करके पीपल और नीम के वृक्षों पर जो मोर बैठे रहते हैं वो अब ध्वनि निकाल के मानो मेघ आओ कहते हैं, और उनके अभिनंदन के लिए वो अपनी मधुर ध्वनि के माध्यम से मोर गाकर और नाचकर पुकार कर मानो स्वागत गीत गा रहे हैं। किसान खेतों की कमाई में जुट गया है। किसान जो भी अन्य किसान हैं गांव के, वो अपने अपने खेतों में गुड़ाई निराई जुताई के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, अपने संसाधन सही कर रहा है। कोई खेतों में जवासा वायसूर काटने में मशगूल है, कहीं खेतों में से जवासा की फसल है इत्यादि की फसल काटने में मशगूल हो रहे हैं, व्यस्त हैं। कोई खेत में घूरे की खाद डालने में तल्लीन है, जो उत्कृष्ट कोटि की खाद निकाली जाती है। बहुत सारे कचरे के ढेर में से ही जो खाद का स्वरूप में सामने आती है खेती के लिए, वो कुछ किसान खाद डालने में व्यस्त हैं।
ये सब देख देख कर भैया भाभी के मन में राजेश, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, उसके बड़े भाई और भाभी दोनों के मन में भी कुछ करने की हूक, या हूक शब्द का प्रयोग किया गया है। हूक का अर्थ होता है भीतर से उठने वाली पीड़ा, इच्छा पूर्ति में आने वाली बाधा से, विवशता के कारण जो पीड़ा उठती है, अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाने की जो पीड़ा है, उसे हुक कहा जाता है। वो हुक, वह पीड़ा मानो उछल उछल कर भैया भाभी के मन से बाहर आ रही है। पर पुजारी वाले खेत के सिवाय और खेत उनके पास है ही नहीं। उनके पास एक ही खेत था और एक खेत उस पर जनई ने कब्जा कर लिया था। हुक यों ही मंडरा मंडरू पिंजरे में बंद परिंदे की तरह शांत हो जाती है। अपने खेत में बुवाई, गुड़ाई या फसल काटने की इच्छा व्यक्त रखने वाले भैया भाभी के मन में जो पीड़ा उठती है कि हमारा खेत शक्तिशाली जमींदार ने शक्ति के बल पर, धन बल पर अपने कब्जे में ले लिया है, अब हम उसमें खेती करने का अधिकार नहीं रखते हैं, तो यह पीड़ा उनके मन रूपी पिंजरे में बंद पिंजरे में ही तरह तरह से उड़ान भरती है और फिर स्वयं ही शांत हो जाती है। मायूस निराश भैया खटिया पर लेटे खाली खाली आँखों से आकाश को ताका करते हैं। यह परिणाम स्वाभाविक है कि खेती का सुख, खेती करने का भी अपना किसान के लिए एक बहुत बड़ा सुख होता है। उसकी मेहनत की, जिसे हम फसल कहते हैं, वो उसकी मेहनत होती है, उसका अपना एक निजी आनंद होता है। वह छिन जाने के कारण वो निराश और मायूस मन लिए बड़े भाई खाट पर पड़े पड़े लेटे हुए खाली खाली सूनी सूनी आँखों से आकाश को ताका करते हैं। वो आकाश जो मेघों से भरा हुआ है, जो किसान के लिए वर्षा के रूप में फसल को लहलहाने की शक्ति देने में आनंद का कार्य करता है, वो आज उनके पास खेत नहीं होने के कारण वो उसमें पीड़ा महसूस कर रहे हैं। उतरा चेहरा लिए भाभी ने भी घर की रोटी पानी, भैंस की खटर पटर तक ही स्वयं को सीमित कर लिया है। जो उनकी भाभी है राजेश की, वो भी उतरा चेहरा लिए, मनुष्य को जब अपनी वस्तु छिन जाती है उससे और उस पर उसको लेने का अधिकार चाह करके भी वह व्यक्त नहीं कर पाते हैं कि उन्हें लगता है शक्तिशाली मनुष्यों के आगे, तो वो निराश होकर के घर का जरूरी काम, जिसे रोटी पानी कहते हैं, चौका बर्तन रोटी पानी, और भैंस की, जो एक पशुधन के रूप में उनके पास एक भैंस है, उसकी खटर पटर तक ही स्वयं को, यानी उसका ही जरूरी कामकाज निपटाने में स्वयं को सीमित कर लेती है। यह गद्यांश इस कहानी में यह संकेत करता है कि प्रकृति के जो दो स्वरूप होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, तो किसान के लिए यहाँ पूरी प्रकृति को खेती के फसल के अनुकूल बताते हुए भी जिस किसान के पास का अपना खेत उससे छिन गया है, किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया है, उसमें उसे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ज़मीन भी चली जाती है, खेती भी चली जाती है और उसके साथ उसके अधिकार भी चले जाते हैं। विपुल ज्वाला प्रसाद जी ने अपनी बात का प्रारंभ बड़ी संवेदनशीलता के साथ किया है। प्रकृति का चित्रण और मोरों के कै कै स्वर का चित्रण करके ध्वन्यात्मक शब्दावली को अपने इस कहानी में विशेष रूप से स्थान दिया है। धन्यवाद।